नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है। इज़राइल के नेता बार-बार कह रहे हैं कि भारत अगली महाशक्ति बनेगा और अभी हाल ही में फ़िनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हाँ, खासकर जब इज़राइली विदेश मंत्री भारत आए थे, हुँ, उनका वो बयान तो काफ़ी वायरल हुआ था कि भारत भविष्य है, एक वैश्विक महाशक्ति। हाँ। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से इज़राइल ऐसा क्यों कह रहा है और असल में ये महाशक्ति होने का मतलब क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। इज़राइल पिछले कुछ सालों से और ख़ासकर अभी भारत पर इतना फ़ोकस क्यों कर रहा है? क्या वजह लगती है? देखिए, इसके पीछे कुछ ठोस वजह नज़र आती हैं, जैसा सोर्सेस से पता चलता है। हुँ, एक तो है जियोपॉलिटिकल माहौल, हुँ। मतलब गाज़ा वाले मामले के बाद इज़राइल के कई देशों से रिश्ते थोड़े तनाव में आए हैं। तो ऐसे में वो भरोसेमंद साथियों की तलाश में है। अच्छा, रिलायबल पार्टनर्स? हाँ, हाँ। और यहाँ भारत का जो स्टैंड रहा है, वो अहम हो जाता है। जानकारी यही है कि भारत ने गाज़ा की घटनाओं पर अपनी बात तो रखी, निंदा भी की, लेकिन इज़राइल के साथ रिश्ते भी बनाए रखे। एक बैलेंस्ड अप्रोच कह सकते हैं। बिल्कुल, वो संतुलन इज़राइल के लिए मायने रखता है। फिर भारत की अपनी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है, जैसे अमेरिका के साथ भारत का वो 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन से रिश्ते गहरे हो रहे हैं। हाँ, ये सब वो देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो एनालिस्ट्स यही हैं कि वो भारत को अगले मान लीजिए 2-3 दशकों के लिए एक बहुत ज़रूरी दोस्त के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस रणनीतिक कारण है। लेकिन ये जो शब्द है महाशक्ति, हुँ। जब ये देश इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ज़ाहिर है सिर्फ बड़ी आबादी या इकोनॉमी तो नहीं होगी। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? क्या क्राइटेरिया है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। स्रोत कई पैमाने बताते हैं। जैसे इकोनॉमिक पावर तो है ही, दुनिया की टॉप 3 जीडीपी में होना, फिर अपनी मल्टीनेशनल कंपनियां होना बड़ी-बड़ी जिनका ग्लोबल दबदबा हो, और एक ग्लोबल करेंसी। ओके, इन पर तो भारत को भी काफ़ी काम करना है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो एरिया हैं जहां भी लंबा रास्ता तय करना है। फिर आती है मिलिट्री कैपेबिलिटी। इसमें सिर्फ सेना का बड़ा होना काफी नहीं है। एक टर्म यूज होती है, ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन। ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन मतलब अपनी मिलिट्री ताकत को दुनिया के किसी भी कोने में असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता। और साथ ही एक ब्लू वाटर नेवी का होना, जो अपने तटों से दूर गहरे समंदर में ऑपरेट कर सके। और परमाणु हथियार? हाँ, परमाणु हथियार भी, वो तो भारत के पास है और नेवी पर काम चल रहा है। अच्छा, और क्या पैमाने हैं? तीसरा है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टेटस, मतलब दुनिया में आपका रुतबा कैसा है। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रभाव कितना है, स्थायी सीट की बात यहीं आती है। हाँ, वो तो हमेशा चर्चा में रहता है। बिल्कुल, G20 वर्ल्ड बैंक में सदस्यता जो भारत के पास है, और दुनिया के नियम कानून बनाने में आपकी कितनी चलती है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और कल्चरल एंगल, सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं? हाँ, वो भी एक अहम पैमाना है। और जानकारी के मुताबिक यहाँ भारत थोड़ा मतलब पीछे है। जैसे बॉलीवुड है, पर दुनिया पर वैसा कल्चरल असर नहीं दिखता जैसा मान लीजिए साउथ कोरिया या जापान का है। के-पॉप या एनीमे जैसा। हाँ, ग्लोबल मीडिया में दबदबा कम है। हॉलीवुड या जापानी एनिमे जैसी तकनीकी रूप से एडवांस सामग्री बनाने में भी पीछे हैं। और विचारधारा की अपील भी कह सकते हैं मिली-जुली है। ओके, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। वो भी एक कसौटी है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचर टेक में भारत की प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है। हालांकि स्पेस टेक में आईएसआरओ की वजह से हम काफी मजबूत हैं। हाँ, आईएसआरओ तो वाकई शानदार काम कर रहा है। और आखिर में ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज, बड़ा एरिया, बड़ी पॉपुलेशन, ये तो है ही। खाने पीने और पानी में आत्मनिर्भरता भी काफी हद तक है। लेकिन एनर्जी में डिपेंडेंसी है अभी भी। हाँ, ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भरता है। तो अगर इन सब पैमानों को एक साथ देखें, तो जानकारी के आधार पर भारत अभी कहाँ खड़ा है? क्या स्ट्रेंथ हैं और कहाँ गैप्स हैं? देखिए, एनालिसिस यही कहता है कि भारत के मजबूत पक्ष हैं साइज, पॉपुलेशन, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, स्पेस टेक, बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक असर और फूड सिक्योरिटी। ये तो हुई मजबूती की बात। हाँ, लेकिन जिन एरिया में काफी काम बाकी है, वो है टॉप 3 इकोनॉमी बनना, ग्लोबल लेवल की एमएनसीज और करेंसी बनाना, पूरी तरह से ब्लू वाटर नेवी क्षमता हासिल करना,
और वो कल्चरल सॉफ्ट पावर और मीडिया का प्रभाव बढ़ाना, एनर्जी में आत्मनिर्भरता और एआई, क्वांटम जैसी टेक में रफ्तार पकड़ना। एक दिलचस्प बात और है, स्रोत ये भी बताते हैं कि पहले जैसे सुपर पावर 2020 जैसे लक्ष्य रखे गए थे, उनमें अत्यधिक गरीबी खत्म करने पर जोर था। और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देखें तो अब भारत में अत्यधिक गरीबी करीब 5.3% रह गई है। अच्छा, तो उस दिशा में तो काफी प्रगति हुई है। हाँ, हुई है। तो अगर इसे 2047 के विजन से जोड़ें तो मतलब यही है कि लक्ष्य पाया जा सकता है। लेकिन ये जो गैप्स हैं, खासकर इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर वाले, उन्हें भरना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल साफ है कि ये महाशक्ति बनना कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बहुत सारे आयाम हैं। भारत की कुछ मजबूतियां हैं, पर कई अहम मोर्चों पर अभी काफी काम बाकी है, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है। बिल्कुल। जहां इजराइल और फिनलैंड जैसे देश भारत की क्षमता को पहचान रहे हैं, वहीं ये एनालिसिस हमें याद दिलाता है कि 2047 तक का रास्ता आसान नहीं है। वो जो चुनौतियां हमने गिनी, उनसे निपटना ही होगा। सही बात है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो हमने पैमाने डिस्कस किए, इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी वगैरह, इनके अलावा वो कौन सा एक अमूर्त तत्व, मतलब इनटैंजिबल फैक्टर हो सकता है, जो आने वाले दशकों में किसी देश को सचमुच एक ग्लोबल महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी साबित हो? शायद दुनिया का भरोसा, या कोई कल्चरल कनेक्ट, या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।